बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 6 मुस्लिम रूल इन साउथ एशिया द दिल्ली साउथ पेज नंबर 65 और यहाँ हमारे पास टॉपिक्स हैं मोहम्मद गौरी एंड स्लेव डायनेस्टी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग फ्रॉम मोहम्मद गौरी। इनकी पैदाइश हुई थी 1192 क्राइस्ट एरा में और इनकी डेथ हुई थी 1206 क्राइस्ट एरा के अंदर ही। मोहम्मद गौरी वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ गयासुद्दीन गौरी। गयासुद्दीन गौरी के छोटे भाई थे मोहम्मद गौरी एंड एक्चुअल रूलर ऑफ अफगानिस्तान, और असल में जो हुक्मरान थे अफगानिस्तान के वो यही थे, ठीक है। और ये गयासुद्दीन गौरी के छोटे भाई थे। मोहम्मद गौरी वॉज अपॉइंटेड बाय हिज ब्रदर एज द गवर्नर ऑफ ईस्टर्न एम्पायर। क्योंकि अभी ये छोटे थे तो उस वक्त गयासुद्दीन जब हुक्मरान थे अफगानिस्तान के, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को अपॉइंट कर दिया था गवर्नर के तौर पर मशरकी जो सल्तनत थी उसका, जो कि इंडिया के नजदीक थी। यानी अफगानिस्तान उस वक्त इतना बड़ा फैला हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो सब अभी उसी कंडीशन में थे जिस तरह के बिफोर जो है ना ब्रिटिश रूल के, ये उस वक्त की बात है, क्योंकि 1192 से 1206 की बात हो रही है। तो अभी ब्रिटिश रूल से भी पहले की ये बात है, जब बादशाही दौर चलते थे और मुगलिया सल्तनतें थी वहां पर भारत के अंदर। तो वो सिर्फ भारत नहीं था, वो बहुत बड़ा इलाका था, बर्रे सगीर पाको हिंद था वो। तो वहां के जो ईस्ट अंपायर थी ना, मशरकी सल्तनत, वो इंडिया से उसके पास बॉर्डर लगता था इंडिया का, जिसका गवर्नर बनाकर उनके जो मोहम्मद गौरी उनके बड़े भाई गयासुद्दीन ने उनको वहां अपॉइंट किया था, वहां पर नौकरी दी थी। मोहम्मद गौरी ट्राइड टू अटैक इंडिया इन 1191। मोहम्मद गौरी ने इंडिया पर अटैक किया, क्योंकि आपको पता बॉर्डर्स लाइन एक साथ हों तो दोनों जो है ना मुल्क आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे को फतह करने के लिए। तो इसी तरह मोहम्मद गौरी ने भी अटैक किया इंडियंस के ऊपर, कब 1191 क्राइस्ट एरा में। हाउ एवर ही वॉज डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ दिल्ली पृथ्वीराज चौहान। लेकिन उनको उस वक्त शिकस्त से दो चार होना पड़ा। किसके मद्दे मुकाबिल थे वो दिल्ली में उनके पृथ्वीराज चौहान। आपने इनकी मूवी भी देखी होगी, इंडियंस वगैरह बनाते रहते हैं अपनी हिस्ट्री के ऊपर मूवीज। तो उस वक्त वहां का जो बादशाह था ना वो पृथ्वीराज चौहान था, जब गौरी ने जो है मोहम्मद गौरी साहब ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर। तो पृथ्वीराज चौहान ने उनको हरा दिया, उनको डिफीट किया और शिकस्त दी। द फॉलोइंग ईयर मोहम्मद गौरी अटैक दिल्ली विद ग्रेटर फोर्स एंड डिफीटेड पृथ्वीराज इन अ बैटल इन टरेन एंड कैप्चर्ड दिल्ली। लेकिन उसी साल एक दफा तो उनको शिकस्त हो गई मोहम्मद गौरी को, लेकिन सेम ईयर ही उन्होंने दोबारा से हमला किया और इस दफा उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मार गिराया, या उनकी सल्तनत उनके हाथ से ले ली, उनकी हुक्मरानी ले ली और वो जीत गए वो जंग। और बहुत ज्यादा हमले के साथ आए, बहुत बड़ी फोर्स के साथ उन्होंने अटैक किया दिल्ली के ऊपर, जो सेकंड अटैक था। और वो उन्होंने कॉन्कर कर लिया दिल्ली को और कैप्चर कर लिया। और इस बैटल को हम टरेन की बैटल भी बोलते हैं। इस बैटल का नाम है टरेन, और आपको इसको याद रखना है। और इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जो कि रूलर ऑफ इंडिया था 1191 में, ये इन्होंने सेम ईयर के अंदर, यानी 1191 के सेम ईयर के अंदर दो दफा अटैक किया। पहला अटैक में वो डिफीट मोहम्मद गौरी को हुई और सेकंड अटैक में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया और कैप्चर कर लिया सारा दिल्ली का इलाका। दिस इवेंट एस्टैब्लिश मुस्लिम रूल इन इंडिया फॉर मेनी सेंचुरीज। और यही वो मौका था जब जो है ना मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई इंडिया के ऊपर, और वो फिर कई सौ सालों तक मुसलमानों ने इंडिया पर हुकूमत की इनकी वजह से, ठीक है ना। उससे पहले ऐसा नहीं था, पहले इंडियन बादशाह ही करते होते थे या हिंदू थे जो हुकूमत करते थे इंडिया के ऊपर। लेकिन ये पहला मौका था जब किसी मुसलमान की हुकूमत सालों तक, यानी सेंचुरीज, कई सौ सालों तक रही। वन ऑफ हिज वेरी केपेबल जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, a slave, was left behind to govern to Ghurid Empire after Muhammad Ghori decided to return to Ghor. तो अब क्या हुआ, क्योंकि बेसिक उनका जो पीछे से था
वो तो गौर इलाका था ना अफगानिस्तान का। तो जब ये जंग जीतने के बाद और ये दिल्ली के ऊपर अपनी हुकूमत बनाने के बाद अब गौरी साहब ने वापस अपने वतन लौटना जो है ना पसंद किया। तो वो जब अफगानिस्तान गए तो अपनी जगह उस इलाके में, यानी ईस्टर्न एम्पायर जो कि अब गौरी एम्पायर के नाम से मशहूर हो गई थी, जो कि इंडिया के नज़दीक थी, वहाँ का उन्होंने जो गवर्नर या जनरल बनाया ना, वो अपने गवर्नर बनाया ना जिसको, वो उनका अपना ही एक गुलाम था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। और वो उनका बड़ा केपेबल जनरल था, बड़ा काबिल जो है ना वो जंगजू था, जर्नैल था वहाँ उनकी फौज का। तो उसको जाते हुए वो वहाँ का गवर्नर बनाकर चले गए। गौरी असैसिनेशन नियर लाहौर इन 1206 CE। अब क्या हुआ कि गौरी साहब को कत्ल कर दिया गया। असैसिनेशन मीन्स कत्ल कर देना। लाहौर के पास तकरीबन 1206 CE में, कबल मसीह में। pave way for Qutbuddin Aibak to become the next ruler of Delhi due to the absence of a नेचुरल हायर। अब क्या हुआ कि क्योंकि कुतुबुद्दीन साहब अभी इस उम्र में नहीं पहुंचे थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, उनका कोई बच्चा नहीं था, तो अब क्या हुआ, रास्ता साफ हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए कि वो नेक्स्ट रूलर बनता, हुक्मरान बनता उस दिल्ली सल्तनत का, जिस पर उसको गवर्नर के तौर पर गौरी साहब बैठा कर गए थे। खुद तो वो कत्ल हो गए, तो अब आगे उनकी कोई औलाद नहीं थी जो उनकी जगह बादशाहत करती। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि गवर्नर था तो अब उसको प्रमोशन मिल गया और वही वारिस बना इस जो है ना रियासत का, क्योंकि नेचुरल हायर कोई नहीं था, कोई वारिस नहीं था, हकीकी वारिस नहीं था गौरी साहब का, यानी उनकी कोई औलाद नहीं थी या कोई छोटा भाई नहीं था जिसको वो नेक्स्ट किन देते या अपनी जगह बिठाते। अब आगे पढ़ते हैं द स्लेव डायनेस्टी 1206 to 1290। अब इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो है ना वो एक स्लेव थे, वो गुलाम थे और कैदी थे ना गौरी साहब के। तो अब क्योंकि कैदी को बादशाहत मिल गई है, इसलिए उस डायनेस्टी का नाम ही कैदी के नाम पर रखा गया, द स्लेव डायनेस्टी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक बादशाह बने 1206 में, और ये याद रखना आपने 1206 में कत्ल किया गया था गौरी को, मोहम्मद गौरी को, तो ही उनका स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक उस बादशाहत की कुर्सी पर या उस तख्त पर बैठा था। और उसने कितने साल, 4 साल उसने हुकूमत की। कुतुबुद्दीन वॉज टैलेंटेड मैन, वो बहुत काबिल इंसान था, हु रोज टू हाई रैंक्स इन द आर्मी, क्योंकि उसको हाई रैंक्स मिले हुए थे, जनरल था आर्मी का, सबसे बड़ा जो अफसर होता है, एंड बिकेम द मोस्ट ट्रस्टेड जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी उस पर बहुत यकीन रखते थे, वो काबिल एतमाद था। ही हैड डिस्प्लेड ग्रेट एक्ट्स ऑफ करेज एंड ब्रेवरी ड्यूरिंग द इंडियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ मोहम्मद गौरी। अब क्योंकि उसने अपने बहुत बहादुरी के जो है ना करके दिखाए थे एक्ट्स, क्या कह सकते हैं इसको, कि अमली तौर पर उसने अपने आप को बहादुर और इस काबिल दिखाया था मोहम्मद गौरी को कि वो यकीन कर सकते कि वाकई ये मेरा काबिल जनरल है। और इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉन्क्वेस्ट थे जो कि उन्होंने फतह किए थे, और बहुत से इलाके फतह किए थे मोहम्मद गौरी ने इनकी मदद से, यानी अपने इस स्लेव कुतुबुद्दीन की मदद से। यानी वो साबित कर चुके थे कि वो कितने लॉयल हैं अपनी हुक्मरान को लेकर और अपने मुल्क को लेकर, और वो कितने बहादुर हैं कि वो अपनी जो है ना जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। और उन्होंने अपनी जान पर खेल कर कितने सारे इलाकों को फतह किया है ताकि इस एम्पायर को बड़ा कर सकें, इस रियासत को तूल दे सकें। आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1206 एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। अब क्योंकि गौरी साहब की वफात हो गई थी 1206 में, उनको कत्ल कर दिया गया था, ही वाज असैसिनेटेड नियर लाहौर। और उसके बाद क्योंकि उनका कोई नेचुरल हायर नहीं था, उनका कोई जो है ना असल वारिस नहीं था, उनका बेटा या छोटा भाई या बहन, तो इसलिए सुल्तान ऑफ दिल्ली बना दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि गवर्नर था। अब और उसने बुनियाद रखी स्लेव डायनेस्टी की, इस रियासत की, इस सल्तनत की। कुतुबुद्दीन हुज पेरेंट्स वर तुर्क। कुतुबुद्दीन के पेरेंट्स जो थे ना, माँ बाप, वो तुर्क थे। असल में वो तुर्क इंसान था, और कहाँ पकड़ा गया था? अफगानिस्तान में, ठीक है ना, अफगानियों का वो स्लेव बना हुआ था।
कैदी था। तो असल में वो कुतुबुद्दीन का ताल्लुक तुर्कों से था। वो सोल्ड ऑफ एज अ स्लेव इन द स्लेव मार्केट, और वो बिका था किस तौर पर, गुलामों के तौर पर मार्केट के अंदर। जैसे हजरत यूसुफ को उनके भाइयों की वजह से बिकना पड़ा था ना, मिस्र की रियासत में जाके बाजार के अंदर उनको बेच दिया गया था। नबी होते हुए भी उनको लोगों को पता नहीं था, क्योंकि वो छोटे थे उस वक्त और ऐलान नबूवत नहीं किया था उन्होंने। तो इसलिए उनको जो है ना बिकना उनका मुकद्दर था, ऐसा अल्लाह ने उनके नसीब में था ये। तो इसी तरह उनकी तरह इनको भी बेचा गया था मार्केट के अंदर। तो इनको मोहम्मद बिन गौरी ने जो है ना, उनके घर वालों ने खरीद लिया था। मार्केट एट अ यंग एज टू मोहम्मद गौरी, बहुत छोटी उम्र में मोहम्मद गौरी को उनको बेचा गया था। ही वॉज रेज्ड एज अ वॉरियर एंड रिमेन रॉयल टू द सुल्तान। अब क्योंकि बचपन से वो वहीं पला बड़ा था अफगानिस्तान के अंदर और रॉयल फैमिली में पले बड़े थे, तो उनको किस तरह बड़ा किया गया, उनको एक वॉरियर, एक जंगजू के तौर पर तालीम दी गई। ऐसा नहीं है कि घर के बर्तन धुलवाए गए, कि गुलाम खरीद कर लाए, हम जो चाहें इसको हाँकते फिरें घोड़ों की तरह, जानवरों की तरह, या उनसे फसलें उगवाते फिरें या घर की सफाइयां करवाते, नहीं। बल्कि उनको किस तरह परवरिश की गई, उनको जंगजू के तौर पर परवरिश की गई, अच्छी तालीम दी गई, अच्छा उनको तलवार जनी सिखाई गई, और जितने भी गुर होते हैं नेजा के और तीर कमान इस्तेमाल करने के, ये सारी चीजें उनको ये फन सिखाए गए एक अच्छे जंगजू की। और वो बहुत जो है ना लॉयल थे, बहुत ज्यादा ईमानदार थे अपनी सुल्तान से, अपने बादशाह से उनकी बड़ी गहरी मोहब्बत थी। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन एन एक्सीडेंट इन 1210 वाइल प्लेइंग पोलो। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक एक्सीडेंट में जो है ना दुनिया से जाना उनका सबब बना, इंतकाल कर गए जब वो पोलो खेल रहे थे। आपको पता है पोलो क्या होती है? जब घोड़ों पे बैठकर स्टिक्स लेकर आप बॉल को हिट करते हैं ना, और घोड़ों के ऊपर ही रहते हैं, खेलते हैं, तो उसको पोलो कहा जाता है। तो उसके दौरान कहीं वो गिरे हैं और उनको चोट लगी है सर पे और वो फौत हो गए। इसलिए सिर्फ 4 साल हुक्मरानी कर सके वो इस अंपायर के ऊपर। ड्यूरिंग हिज शॉर्ट rule, he was able to explain Muslim rule to most part of northern India to Bengal. अब इस 4 साल के बहुत ही कलील अरसे में वो इस काबिल थे कि उन्होंने मुसलमानों के जो रूल था ना, जो कानून था या जो शरीयत थी, उसको फैला दिया नॉर्थ साइड पर, जनूबी इंडिया के अंदर और बंगाल तक। यानी शरीयत का और इस्लामी कवानीन क्या होते, इस्लाम हमें कैसे हुकूमत करना सिखाता है, वो सब चीजें उन्होंने फैला दी हुई थी जनूबी इंडिया की तरफ और बंगाल तक। यानी ये बहुत बेहतरीन काम था उनका। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फैक्ट फाइल है। द कुतुब मीनार इज a 73 मीटर हाई टावर बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन दिल्ली। दिल्ली में जब उनकी हुकूमत थी तो उस दौरान उन्होंने ये कुतुब मीनार जो है, अक्सर लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं कुतम, एम बोलते हैं इनमें, जबकि ये कुतुब मीनार है और ये 73 मीटर हाई है, टावर है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में तामीर करवाया, जो अब भी मौजूद है वहां पर। The tower was built to celebrate Muslim dominance in Delhi after the defeat of Delhi last Hindu ruler. और लास्ट हिंदू रूलर कौन था? वही पृथ्वीराज चौहान। और उसको हराने की वजह से ये खुशी मनाई गई थी कि जी दिल्ली के ऊपर, वैसे भी अगर देखें ना हम इनकी हिस्ट्री को, तो दिल्ली में उस इंडियन रूलर के बाद और कोई इंडियन रूलर नहीं आया, क्योंकि फिर मुसलमानों ने हुकूमत की और फिर आखिरकार ब्रिटिश आ गए वहां पर, और उसके बाद आपको पता है इंडिया आजाद हो गया। यानी दिल्ली का वो आखिरी पृथ्वीराज चौहान था जिसको हराया था कुतुबुद्दीन ऐबक की फौज ने, जो कि मोहम्मद गौरी के गवर्नर थे, और उसको हराने की खुशी में ये तामीर किया गया था। दिस टावर हैज 5 स्टोरीज। इसकी 5 मंजिलें हैं, ठीक है। ये देखें, 1 मंजिल, 2, 3, 4 और 5, ये 5 मंजिला मीनार है एंड बालकनीज, और इसमें बालकनीज भी हैं, ठीक है ना। ये बालकनीज होती हैं जिसमें आप बाहर निकलकर ऐसे वॉक कर सकते हैं। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसको यूनेस्को की जो है ना हेरिटेज साइट बना दिया गया। पूरी दुनिया की जो यूनेस्को ने सेव की हुई ना हेरिटेज के जितनी भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, उनको सेव करने का जिम्मा यूनेस्को के पास है, तो इसको कोई गिरा नहीं सकता। इंडियंस चाहकर भी इसको मस्मार नहीं कर सकते, क्योंकि यूनेस्को ने इसकी हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया हुआ है।
अब आगे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट, बल्कि ये हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। शमसुद्दीन इल्तमिश। अब क्योंकि गौरी साहब के बाद 1206 में गौरी साहब दुनिया से जा रहे हैं और उसके बाद 1210 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक्सीडेंटली डेथ हो रही है उनकी। तो अब कौन आ रहे हैं? शमसुद्दीन इल्तमिश आ रहे हैं जो कि हुकूमत करेंगे, और वो दामाद थे। इल्तमिश वॉज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इनकी बेटी के मियाँ थे, यानी इनके दामाद थे, जो कि इनकी जगह जिनको बैठने का मौका मिला। ही सक्सीडेड कुतुबुद्दीन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 40 nobles. His first decision as a ruler was to shift his capital from Lahore to Delhi, thus becoming the founder of the Delhi Sultanate. अब उनको बिठाया किसने? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर बेटा नहीं था तो दामाद कैसे उनकी तख्त पर बैठ गया? तो वहां पर जो उनके दरबार लगता था ना, बादशाहों के जो दरबार होते हैं उसमें जो बैठते हैं इज्जतदार लोग होते हैं, जो 40 नोबल्स थे, तकरीबन 40 लोग ऐसे थे, उमरा थे, उनमें शाही लोग थे जिनके फैसले के ऊपर, जिन्होंने रिकमेंड किया, जिन्होंने इस चीज की इजाजत दी कि भी हम चाहते हैं कि इनका जो दामाद है ना शमसुद्दीन इल्तमिश, इसको बिठाया जाए कुतुबुद्दीन की जगह पर। ठीक है, तो उनकी रिकमेंडेशन की वजह से उनको ये तख्त मिला, ये सल्तनत मिली। हिज फर्स्ट डिसीजन एज अ रूलर वाज टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। अब उनका जो पहला डिसीजन था ना, जैसे ही वो बादशाह बने शमसुद्दीन, तो उन्होंने पहला फैसला क्या सुनाया बादशाह होने के तौर पर, कि आप लाहौर से उठाकर ना जो दारुल खिलाफा है वो दिल्ली को दारुल खिलाफा बना दिया जाए इस हुकूमत का। यानी ये जो डायनेस्टी थी ना, स्लेव डायनेस्टी, इसका दारुल खिलाफा, जैसे हमारा दारुल खिलाफा कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। तो अगर मैं कहूँ कि इस्लामाबाद से उठाकर उसको लाहौर ले आए, इन लाहौर को कैपिटल बना दें, इसी तरह इन्होंने जैसे ही ये गद्दी नशीनी पर आए हैं, जैसे ये सीट पर बैठे हैं या तख्त पर बैठे हैं, तो इन्होंने पहला फैसला ये सुनाया कि जो हमारा दारुल खिलाफा लाहौर में है ना स्लेव डायनेस्टी का, उसको शिफ्ट कर दिया जाए दिल्ली के अंदर। Thus becoming the founder of the Delhi Sultanate, Iltutmish was focused on consolidating his empire. अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने इसको लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली को मेन मरकज बना दिया और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी, यानी सारे फैसले जो है ना पूरी डायनेस्टी को चलाने के, स्लेव डायनेस्टी को, वो दिल्ली से ऑर्डर्स जाया करते थे। जैसे हमें इस्लामाबाद से ऑर्डर आते हैं कि पूरे पाकिस्तान को कैसे चलाना है, यानी मेन जितने बंदे हैं ना ऑफिशियल्स, वो इस्लामाबाद में बैठते हैं। इस तरह सारे मेन ऑफिशियल्स स्लेव डायनेस्टी के दिल्ली में बैठते थे। तो अब दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर जो है बुनियाद रखी गई। अब उनका क्या फोकस था? दूसरा फोकस कि अब वो कंसोलिडेट करना चाह रहे थे, कंबाइन करना चाह रहे थे पूरी एम्पायर को। ठीक है ना, फोकस क्या था कि भी हम सारी चीजें जो है ना एक जगह इकट्ठी करके रखें, ताकि फैली हुई चीजें जो होती है ना वो मैसअप होती हैं। तो अगर हम सारे मामलात एक जगह पर हल करने बैठेंगे ना सब लोग, जैसे दिल्ली सल्तनत के उसको कैपिटल बनाने का मकसद यही था कि हम कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी, तो अब जितने फैसले डायनेस्टी के करने हैं ना वो एक जगह बैठकर किए जाएं। तो उसको कंबाइन करने की कोशिश की जा रही थी, कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही थी इस सल्तनत को। ही वॉज ऑल्सो अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर। वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे थे, मुंतजिम बहुत अच्छे थे, यानी वो बहुत डिसिप्लिन वे में एम्पायर को चला रहे थे। एंड हैड टॉलरेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स द हिंदू पॉपुलेशन। और क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा तादाद हिंदुओं की थी, तो अकलियतों का बहुत ख्याल रखने की कोशिश की गई थी और टॉलरेट किया गया था। ऐसी पॉलिसीज दी गई थी कि मुसलमान जो है ना हिंदुओं के ऊपर बेजा कोई जुल्म या ज्यादती ना हो उनके साथ, जो भी पॉपुलेशन है। डिस्पाइट द रिजर्वेशन ऑफ हिज 40 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल। हालांकि जिन्होंने उसको बिठाया था ना वो 40 उमरा, उनकी एक काउंसिल थी, वो उनकी रिजर्वेशंस थी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हिंदुओं के साथ इतनी आसानी से क्यों पेश आ रहे हैं, इतने नरम लहजे में और नरमी क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने इनकी बात ना मानी और उन्होंने कहा कि नहीं ये बुरी बात है, हमें अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करना चाहिए। इल्तुतमिश डाइड इन 1236। अब इन्होंने कितने साल की है? तकरीबन 26 ईयर्स जो है ना, 25 ईयर्स इन्होंने सल्तनत की। आफ्टर ग्रेट अकम्पलिशमेंट्स, और उनको बहुत ज्यादा जो है ना यहाँ पर तरक्की मिली और बहुत सारी उनकी चीजें जो है ना उन्होंने पॉजिटिव वे में की और बहुत बेहतरीन इन्होंने ये सल्तनत चलाई। अब
अब पढ़ते हैं रजिया सुल्ताना के बारे में और इनकी जो टाइमलाइन है वो 1236 से 1240 है क्राइस्ट एरा में। अब आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना हिज डॉटर सक्सीडेड हिम एज द सोल वुमन टू रूल ओवर द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत की जो अगली बादशाह बना वो इल्तुतमिश की अपनी ही बेटी थी, ठीक है। इनके एक बेटे भी थे रुकनुद्दीन फिरोज, लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि वो बादशाहत को संभालते। तो इनकी जो बेटी थी ना इल्तुतमिश की, वही आगे वारिस बनी और उन्होंने ही बादशाहत का जो सेहरा है ना वो इनके सर बंधा। अब रजिया सुल्ताना कौन है? इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश कौन है? कुतुबुद्दीन के दामाद। कुतुबुद्दीन कौन है? मोहम्मद गौरी के स्लेव, जनरल, गवर्नर, और फिर बाद में उनकी वफात के बाद रूलर भी बन गए वो उसी अंपायर के, यानी स्लेव डायनेस्टी के। तो इस तरह इस चेन को आपने याद रखना। और मोहम्मद गौरी कौन है? वो गयासुद्दीन गौरी के छोटे भाई हैं जो कि अफगानिस्तान के रूलर थे। तो मैंने आपको ये टाइमलाइन बताई है इसी वजह से। और मैंने आपको जो है ना एक चेन दी हुई है, उसको आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है, तो कभी भी आपको इनके रिश्ते और इनके डेज और इनके वो जो डेट्स हैं वो नहीं भूलेंगी। तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा हिस्ट्री को। हर एल्डर ब्रदर रुकनुद्दीन फिरोज प्रूव टू बी एन इनकॉम्पिटेंट एंड लेजी रूलर। अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश के बेटे को बैठना चाहिए था ना बादशाह के तौर पर, लेकिन जो रजिया सुल्ताना का बड़ा भाई था, जो इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था, वो इस काबिल ही नहीं था। उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, और वो बहुत लेजी था और उसको वही अयाशियां जो बादशाहों की होती हैं, बादशाहों के बच्चों की बिगड़ी हुई नस्लें होती हैं, तो वो उसी टाइप का था। ऑन द एडवाइस ऑफ 40 नोबल्स, अब शी असेंडेड द थ्रोन। अब ये वही 40 नोबल्स हैं, वही उनके दरबार के 40 बाइज्जत लोग हैं या उमरा हैं जिन्होंने इसके अपने बाप को भी, यानी इसके अपने जो फादर हैं इल्तुतमिश, उसको भी अपॉइंट किया था ना जब कुतुबुद्दीन दुनिया से गए थे एक्सीडेंटली। तो उन्हीं 40 नोबल के वोट के ऊपर, उन्होंने रिकमेंडेशन के ऊपर इसको आगे असेंडेड बना दिया गया, थ्रोन इसके हवाले कर दिया गया, इसके सर पे सजाया गया जो ताज था। रजिया सुल्ताना वॉज एन एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग रूलर। अब अपने भाई के एज कम्पेयर टू हिज ब्रदर वो बहुत एनर्जेटिक थी और स्ट्रॉन्ग रूलर थी, बड़ी बाअमल और बड़ी रूल्स को फॉलो करने वाली। शी वॉज वाइज, जस्ट एंड वेरी स्किल्ड मिलिट्री पर्सन। अब वो बहुत जो है रहमदिल थी, नेक थी, समझदार थी और इंसाफ पसंद थी, जस्ट थी और बहुत ही काबिल किस्म की मिलिट्री पर्सन थी। यानी वो फौज की जो कमान है ना बड़े अच्छे तरीके से संभाल सकती थी। शी रूल्ड द सल्तनत। और वो क्यों संभाल सकती थी? देखिए, शाही दौर में शाही घरानों के जो बच्चे होते थे ना, उनको यही तालीमात दी जाती थी। वो कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज या कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने नहीं जाते थे। उनको उसी मुल्क में रहते हुए जंगी आलात के बारे में, जंगों के बारे में और फलसफे के बारे में और बाकी सारी तालीमात जो है ना स्किल्ड उनके जो है ना वो इम्प्रूव किए जाते थे। शी रूल्ड द सल्तनत फॉर 4 years एंड गवर्न्ड वेल। उन्होंने भी 4 साल हुकूमत की और बहुत बेहतरीन तरीके से हुकूमत चलाई। शी एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर इन हर एम्पायर। उन्होंने कानून और जो है ना क्या कहते हैं असूल, उसको कायम किया अपनी रियासत के अंदर। यानी किसी के साथ ज्यादती नहीं होती थी, चोरी चकारी नहीं होती थी, बड़े तरीके से सारा जो है ना हुकूमत चल रही थी। एंड मेड अटेम्प्ट्स इन इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री बाय डिगिंग वेल्स, बिल्डिंग रोड्स एंड स्कूल्स एंड इनकरेजिंग ट्रेड। अब इन्होंने एक और जो बेहतरीन काम किया ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो तामीरात हैं उस मुल्क में, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया। उन्होंने बहुत सारे जो है ना कुएं खुदवाए ताकि लोगों को पानी की रसाई आसानी हो सके। जो लोग 1 मील या 2 मील दूर जाकर पानी भरा करते थे, अब उनके घर के नजदीक, जिस तरह हम यहाँ पे ट्यूबवेल्स हमारे नजदीक जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से लगा दिए हुकूमत ने, इस तरह इन्होंने भी उस दौर के मुताबिक वहां कुएं खुदवा दिए लोगों की आसानी के लिए। इसके अलावा रास्ते, पक्की सड़कें बनाई, इसके अलावा स्कूल तामीर करवाए और तजारत को जो है ना फरोग दिया काफी ज्यादा। एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक शहर से दूसरे शहर तजारत को परवान चढ़ाया। द कॉर्टायर्स डिड नॉट अप्रूव ऑफ अ वुमेन लीडिंग किंगडम। अब उनके जो कोर्टिस थे ना, यानी उनके दरबार में बैठने वाले जो बाकी लोग थे, उनको बड़ी जेलसी होती थी कि ये क्या बात है जी, औरत हमारे पे हुक्म चला रही है, हम औरत की बात नहीं सुनेंगे। और औरत हुकूमत कैसे चला सकती है? इतनी बड़ी रियासत को औरत चला रही है, हमने चूड़ियां पहनी रखी हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि जिस तरह थिंकिंग होती है मैन काइंड की जो है ना, जिस तरह मैन
जो है ना रूल करना चाहते हैं, हर चीज के ऊपर मर्दानगी दिखाना चाहते हैं। तो वो कहते थे जी हमें नहीं कबूल कि हम औरत का हुक्म सुने। दे क्रिटिसाइज हर डिसीजन टू रिमूव द व्हील एंड डिड नॉट अप्रूव ऑफ हर राइडिंग एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस। अब उनको एक और भी एतराज था कि वो दुपट्टा नहीं लेती, उन्होंने दुपट्टा क्यों उतारा हुआ है, ठीक है, चादर क्यों नहीं लेती हैं। देखा जाए तो वैसे इस्लामी रियासत में ये अच्छी बात थी कि उनको दुपट्टा लेना चाहिए था या अपने आप को कवर करना चाहिए था। और दूसरी जो उनको तकलीफ थी ना वो ये थी कि वो घोड़ा क्यों चलाती हैं, राइडिंग क्यों करती हैं और हाथियों पे क्यों बैठ के उनको राइड करती हैं। तो ये बहुत ऑकवर्ड समझा जाता था। जैसे आज के दौर में अब लोगों को समझ आई है, बच्चियां स्कूटीज चला रही हैं, बाइक्स चला रही हैं, गाड़ियां चला रही हैं, लेकिन पहले अलाउ नहीं करते थे। पेरेंट्स खुद अच्छा नहीं समझते कि लो हमारी बच्ची बाहर निकलेगी गाड़ी चलाएगी, हमारी बच्ची साइकिल चलाएगी, हमारी बच्ची जो है बाइक्स या स्कूटीज चलाएगी, लोग क्या कहेंगे, इनको शर्म नहीं आती। तो इस टाइप का ना उन्होंने भी सोच रखा था। हालांकि देखें तो ये स्किल है एक तरह का। इट वॉज ड्यू टू कोर्ट इंट्रीग्यूज एंड कॉन्सिपरेसिस अगेंस्ट हर। अब देखिए इंट्रीग्यूज भी कॉन्सिपरेसिस का ही सिनोनिम है, सेम इनके मीनिंग्स हैं। आप इंट्रीग्यूज भी बोल सकते हैं, यानी आपस में चैमगोइयां हो रही थी, कानाफूसी जिसको कहती हैं, सरगोशी आपस में जो बंधक बंधे कहते हैं ना कि यार ये क्या है, इस तरह हो रहा था। और साजिशें की जा रही थी अंदर अंदर ही, कोर्ट के अंदर ही, उस दरबार के अंदर ही। तो शी वॉज इवेंचुअली कैप्चर्ड एंड वॉज किल्ड बाय अ बैंड ऑफ जैट्स अलॉन्ग विद हर हस्बैंड। अब क्या हुआ कि उनको मरवा दिया गया। और किन से मरवाया गया? जटों से। जट जो होते हैं, जैसे हमारी कास्ट होती है, किसी की जट होती है, किसी की भट्टी होती है, किसी की कोई दुरानी होता है, तो जो जट थे ना उनसे मरवाया गया इनको। क्योंकि जट बूट जो है ना उस वक्त जट बड़े जो है ना वो समझे जाते थे बहादुर, और बड़े लोग खौफ खाते थे इनसे ना, जैसे आजकल गुज्जर टाइप लोग जो होते हैं। तो उन जटों से, उनके ग्रोह से इनको मरवा दिया गया था, इनको और इनके मियाँ को। अल-तुनिया when they attempt to escape from imprisonment in 1240। जब वो कोशिश कर रही थी, अल्तुनिया का मुकाम था, उनको कैद कर दिया गया यही इंटरव्यूज और कॉन्स्पिरेसीज की वजह से। बेचारी को अपने खानदान के साथ नजरबंद कर दिया गया था एक जेल के अंदर। तो वहां से वो भागने की कोशिश कर रही थी ना जब, तो 1240 में उनको अल्तुनिया के मुकाम के ऊपर जटों से मरवा दिया गया था। एक बैंड ऑफ जट था या जटों का ग्रोह था, उनको तलवारें दे के तो इनकी पूरी फैमिली को मरवा दिया। क्योंकि ये प्रिजन में से बच के भागना चाह रही थी, तो जाहिर बात है इनकी फौज तो इनके साथ होगी नहीं, सिर्फ इनके फैमिली मेंबर्स थे, इनके मियाँ और ये थे, तो इनको वहां कत्ल कर दिया गया। तो ये थे हमारे टॉपिक्स फॉर पेज नंबर 65 एंड 66। नेक्स्ट हम वीडियो अपनी 67 पेज और 68 पर बनाएंगे। होपफुल्ली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी और अब आपको हिस्ट्री बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि अब आपकी टीचर आ गई हैं आपको हिस्ट्री को अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।